नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे साइकोलॉजी में बाल विकास के पूर्ण होने के बाद उसकी अवस्थाओं की ओर रुख किया था हम लोगों ने। और अवस्थाओं से पहले अगर हम देखें तो हमने मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में अध्ययन किया है कि मनोविज्ञान की जो शाखाएँ हैं उन कौन सी शाखाएँ हैं, किस किस रूप में चल रही हैं। और मनोविज्ञान की जो शाखाओं के बारे में हमने पढ़ा था साथियों, मनोविज्ञान की शाखाएं जो थी मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें मैंने कहा कि वर्तमान मुख्यतः जो मनोविज्ञान है उसमें 27 शाखाएं प्रचलित हैं। उन 27 शाखाओं में जिस शाखा के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की शाखा के रूप में काम करता है। और वो ही एक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में जाना जाता है जिसका हम नाम देते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। अब साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान हमने इसका नाम दिया, तो अब जो हमारे जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी हम पढ़ रहे हैं शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से, शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के जो बीच की जो भूमिका को हम पढ़ रहे हैं उसमें शिक्षा मनोविज्ञान ही सर्वोसर्वा है। जैसे हमने पहले शिक्षा के बारे में पढ़ा था तो एक परिभाषा पढ़ी थी जॉन लॉक के अनुसार। जॉन लॉक की 2 परिभाषाएं थी। एक तो परिभाषा थी जॉन लॉक की कि बालक उस पौधे के समान है जिस प्रकार एक पौधा होता है उसको वो जिस प्रकार से बड़ा किया जाता है, उसको जिस क्षेत्र में रखा जाता है उसी तरीके से बालक को भी उसी तरीके का ज्ञान दिया जाए। जिस तरीके से पौधे को तैयार किया जाता है उसी तरीके से बालक की जो तुलना है वो पौधे से की। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि बालक की तुलना कृषि के पौधे से करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था? जॉन लॉक था साथियों, ये परिभाषा। अब जॉन लॉक के बाद इसके बाद में हम शिक्षा के बारे में ही बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान के स्तंभ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की सबसे बड़ी शाखा के रूप में जाना जाता है। मनोविज्ञान की सबसे बड़ी शाखा शिक्षा मनोविज्ञान को जाना जाता है और वो 3 चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करती है। एक तो शिक्षक, एक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। और इन 3 चीज़ों के बारे में बताने वाले केवल और केवल 2 ही मनोवैज्ञानिक हैं जो बताते हैं। एक तो है जॉन एडम्स। जॉन एडम्स कहते हैं कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है साथियों? शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ऐसा मानने वाले हैं जॉन एडम्स। अब द्विमुख कौन से हैं? एक तो है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी। एक तो है शिक्षक है और ये किसके अंग हैं? शिक्षा के। किसके हैं? शिक्षा के। ये बात कौन कहता है कि शिक्षा के कितने अंग हैं? 2 हैं, एक तो शिक्षक है, दूसरा शिक्षार्थी। ये बात थी साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से पहले की। जब हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से पहले की
तो ये बात थी कि शिक्षा है वो द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसमें एक मुख यानी दो अंग, द्विमुखी कहें या द्विअंगीय कहें या दो प्रकार के रूप में हम कहें, तो दो प्रकार की, एक तो शिक्षक है, दूसरा शिक्षार्थी है। प्राचीन एजुकेशन में क्या होता था साथियों, जो सर्वोसर्वा होता था, जो सर्वोच्च स्थान रखता था, कौन सा, जो सर्वोच्च स्थान रखता था। सर्वोच्च स्थान से मतलब यहाँ क्या है कि शिक्षक जैसे पढ़ाता था वैसे बच्चे को पढ़ना होता था। अब वैसे पढ़ना होता था तो उसमें शिक्षार्थी की कोई अहम रोल नहीं था, क्योंकि शिक्षा किसको आधार मान करके रखी जाती थी। शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो उसका आधार कौन रखा जाता था, उसका आधार शिक्षक रखा जाता था। शिक्षा का पाठ्यक्रम जो था वो, शिक्षा के संबंध में जो पाठ्यक्रम था वो बच्चे पे आधारित नहीं था, केवल शिक्षक पे आधारित था। अब देखिए हम जिस शाखा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, बार बार उसी के संबंध में कई क्वेश्चन आते हैं। हम जिस शाखा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो है हमारे पास शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। अब ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये दो चीज़ों पे कार्य करता है। थॉर्नडाइक भी कहता है, कई मनोवैज्ञानिक जैसे कोलसेनिक भी कहते हैं कि ये दो चीज़ों पे कार्य करती है शिक्षा मनोविज्ञान। एक तो करती है मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर, पहला जो कार्य करती है वो करती है मनोविज्ञान के सिद्धांतों पे, और शिक्षा मनोविज्ञान दूसरा जो है जिस पे निर्भर है वो निर्भर है मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों पर। किस पर निर्भर है? पहला है मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर और दूसरा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों पर। इन दो चीज़ों पर निर्भर है। अब शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत तो हम पढ़ते जाते हैं, और शिक्षण विधियों का रूप क्या है? देखिए साथियों कि सिद्धांत तो हम पढ़ेंगे, सिद्धांत कहते हैं नियमों को। किसे कहते हैं? जो हमारे नियम हैं, कुछ प्रचलित नियम हैं, उन नियमों को कहते हैं। और वो जो नियम हैं वो हर एक टॉपिक के अलग अलग हैं। जैसे आप पढ़ते हो, जैसे हमने शुरुआत में वर्दी विकास के बारे में ही पढ़ा, जैसे हम शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, सबसे पहले हमने वर्दी और विकास के बारे में ही अध्ययन किया। वर्दी और विकास के बारे में अध्ययन किया तो उसके भी क्या है? सिद्धांत है। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे व्यक्तित्व पे, तो व्यक्तित्व के भी क्या है? सिद्धांत अलग है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे अधिगम पे, अधिगम के भी क्या है? सिद्धांत अलग हैं। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे बुद्धि पे, बुद्धि के भी सिद्धांत क्या हैं? अलग अलग हैं साथियों। तो ये जो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो मनोविज्ञान के सिद्धांत भी शिक्षा मनोविज्ञान में काम करते हैं। उसके बाद में मैं बात कहूँ कि मनोविज्ञान की शिक्षण, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे अभी साथियों। उसी दिन हम इसी के ऊपर चर्चाएं कर रहे थे। अंतिम क्लास हमारी जो थी वो इसी के रूप में चल रही थी, मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों पे। अब मनोविज्ञान की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो क्या हैं, उन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे आगे से आगे शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में। अब मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ हैं वो कब चालू हुई, मैं कहूँ आपको कि सही रूप से तो 1986 से पहले ही। 1986 से पहले तो क्या होता था? शिक्षा द्विमुखी थी, एक शिक्षक था, दूसरा शिक्षार्थी था। शिक्षार्थी से शिक्षक को कोई लेना देना नहीं था। शिक्षक जैसा पढ़ाता था वैसा बच्चे को पढ़ना पड़ता था। जैसा शिक्षक ने समझाया उसमें कोई बच्चे को आधार नहीं माना जाता था। आज जब आप लोग एग्ज़ाम देते हो, तो PTET का एग्ज़ाम देते हो, कोई और BSTC का जो एग्ज़ाम देते हैं, प्री जो टेस्ट देते हैं 4 ईयर वाले देते हैं, अब उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, शिक्षण अभिरुचि की। उस अभिरुचि में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरीके से कि एक क्लास में एक बच्चा सोया हुआ है और वो सो रहा है, तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। उस समय हम यहाँ ये अनुमान लगाएं कि जो एक अध्यापक है, साइकोलॉजी वहाँ ये कहती है कि एक अध्यापक को उस बच्चे को सोया रहने दें, जब वो जगेगा तो उसका हम कारण जानेंगे और कारण जानने के बाद उसका निवारण करेंगे। तो उस समय की हम अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो वहाँ पाठ्यक्रम नहीं था, शिक्षक जैसे पढ़ाता था। और साथियों मैं कहूँ कि 1986 में ये संशोधन तो हुआ था। 1986 की जो शिक्षा नीति बनी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें ये चीज़ें लागू तो हुई थी
कि ऐसे नहीं पढ़ाना बच्चे को उससे जोड़ करके, वातावरण से जोड़ करके पढ़ाना है। बच्चा क्या चाहता है, वो जो चाहता है वो चीज़ें उसको देनी है, ऐसी चीज़ें थी। अब ये चीज़ें देनी थी तो वहाँ पे 1986 से पहले ये चीज़ें नहीं थी साथियों। शिक्षक और शिक्षार्थी दो ही चीज़ें थी जो शिक्षा से जुड़ी रहती थी। लेकिन इसके बाद जो स्थान नंबर आता है वो आता है जॉन डेवी का। किसका आता है? ये तो था जॉन एडम्स का। इसके बाद जॉन डेवी कहते हैं, क्योंकि उसके बाद इनके बाद जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हो गई थी साथियों। तो जॉन डेवी के बाद जॉन एडम्स कहते हैं, जॉन एडम्स के बाद जॉन डेवी कहते हैं, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी तो एडम के अनुसार थी, यहाँ त्रिमुखी है। कितनी मुखी? त्रिमुखी। ये तो द्विमुखी किसके अनुसार थी? जॉन एडम्स के अनुसार। अभी हमने क्या पढ़ा? शिक्षा कितनी मुखी? त्रिमुखी प्रक्रिया। अब शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया कैसे है साथियों? ये देखो, एक तो है, ये दो चीज़ें तो है हमारे पास, एक तो शिक्षक है, दूसरा शिक्षार्थी है, और तीसरा जो इसमें जोड़ा गया उसका नाम जोड़ा गया पाठ्यक्रम। ये तीन चीज़ें निकल कर के आई, एक तो शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। अब पहले क्या होता था प्राचीन एजुकेशन में, शिक्षा का जो स्तंभ सर्वोसर्वा माना जाता था वो शिक्षक को माना जाता था। लेकिन वर्तमान एजुकेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका रूप बदल दिया गया। अब जब इसका रूप परिवर्तित किया गया साथियों, जब इसको बदला गया तो इस शिक्षा के तीन रूप हुए। यानी शिक्षा को मैं कहूँ 1986 की शिक्षा नीति के बाद की अगर हम बात करें, जॉन डेवी जो कहता है उसकी बात को अगर हम ध्यान में दें तो शिक्षा के कितने अंग हुए? 3 हुए। अब यहाँ ये प्राचीन एजुकेशन में सर्वोसर्वा था, ये बात याद रखनी है। प्राचीन शिक्षा के आधार पर सर्वोसर्वा शिक्षक माना जाता था। उसके बाद में देखिए, वर्तमान शिक्षा के आधार पर शिक्षार्थी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ये दो चीज़ें तो थी हमारे पास जॉन एडम्स के समय, लेकिन जॉन डेवी के समय भी है, शिक्षक हैं, दूसरा शिक्षार्थी हैं। लेकिन तीसरा जो इसमें जोड़ा गया वो कौन जोड़ा गया? पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है। तीसरा किसको जोड़ा गया है? पाठ्यक्रम। अब ये कहता है कि जब सर्वोच्च स्थान शिक्षार्थी का है तो पाठ्यक्रम भी किस पे आधारित होगा? शिक्षार्थी पे, न कि शिक्षक पे। तो आजकल यही चीज़ें तुम लोगों ने देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और शिक्षा के क्षेत्र में साथियों अनेकों बदलाव किए गए, शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों सुधार किए गए हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब शिक्षा के संबंध में हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात करते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 की हम बात करते हैं, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान जो है वो शिक्षा संबंध में है, 2001 और 2 में जो लागू हुआ था। वर्तमान में भी हम चर्चाएं चल रही हैं कि अभी एट ए टाइम कोई नई शिक्षा नीति लागू होनी है। उससे पहले एनसीएफ 2005 भी बना था, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो एक अलग से टॉपिक लगता है आप लोगों का, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब क्या है साथियों, इस समय की एजुकेशन और उस समय वर्तमान की एजुकेशन, प्राचीन एजुकेशन में क्या होता था जब आरटी 2009 नहीं था, एक आपका लगता है आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2009 10 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था पूरे भारत में, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। 32वां देश था ये पूरे विश्व का जिसको इन्होंने लागू किया था भारत ने। अब साथ ही यहाँ पे जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसका एक जो धारा है, इसकी एक धारा है 17, जिसे अनुच्छेद 17, इसकी जो धारा 17 है, अध्याय 4 है, इसमें कुल अध्याय 7 हैं, धाराएं 38 हैं। इन 7 अध्यायों में से एक अध्याय है 4 और धाराओं में 38 धाराओं में से एक धारा है 17 यानी बालक को किसी प्रकार का 17 यानी खतरा नहीं होना चाहिए। बालक को स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन करवाया जाए, बालक को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये बात कहता है हमारा RT 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब प्राचीन एजुकेशन में क्या होता था, शिक्षक जो होता था वो बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देता था। उस समय प्राचीन एजुकेशन में एक शिक्षक होता था। अब मैं आप लोगों से कहूँ कि बहुत से ऐसे परसेंटेज के मामले में ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जिनको मैथ और इंग्लिश नहीं आ रहा, उनकी कमी भी कहीं ना कहीं से कोई खली होगी। आज हम देखें कि मैथ और इंग्लिश नहीं आ रहा, आज छोटे छोटे बच्चे अच्छी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। उस समय के दौर की अगर हम बात करें तो कमी किसकी रही है, उन शिक्षकों की रही है जो एक अच्छे तरीके से मैथ और इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते थे, उस शिक्षण विधि का सहारा लेकर के नहीं पढ़ा सकते थे। क्योंकि हमने कहा शिक्षा मनोविज्ञान 2 चीज़ों पे है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों पे कार्य करता है और दूसरा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों पे कार्य करता था। प्राचीन एजुकेशन में क्या होता था, जो साइकोलॉजी थी उसका सहारा नहीं लिया जाता था, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को काम में नहीं लिया जाता था, मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों को काम में नहीं लिया जाता था। और जब इन चीज़ों को काम में नहीं लिया जाता था साथियों, तो क्या है, एक शिक्षक जो होता था उसकी अपनी मनमर्जी से उस विद्यार्थी के ऊपर थोपता था। अब आप लोग भी उसी एजुकेशन से देखिए, प्राचीन एजुकेशन की बात करें, कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ उस एजुकेशन में पढ़ कर के आए हो। एक शिक्षक आता है क्लास में और कहता है कि हाँ, यहाँ से इस फर्स्ट लाइन से फर्स्ट कैंडिडेट खड़े हों और पढ़ना शुरू करें। अब यानी कोई किसी सब्जेक्ट का टीचर आया है, वो उसे बुक देता है और वो पढ़ना स्टार्ट करता है। अब ये आप यकीन मानिए साथियों, वो जो पढ़ रहा है और उस अंतिम कोने में बैठने वाला जो विद्यार्थी है, वो पहले से ही अपने पहरे पे अनुमान लगा लेता है कि तेरे हिस्से में तो ये पहरा आने वाला है। अब उसने पहले ही अनुमान लगा लिया कि तेरे हिस्से में तो ये पहरा आने वाला है, तो साथियों आप बताइए, उससे पहले जितने भी पैराग्राफ पढ़े गए उनके ऊपर उसने ध्यान दिया? नहीं दिया। केवल और केवल उस समय शिक्षक भी एक बात कहता था कि हमें ध्यान रखना होता था, तो केवल और केवल लाइनों पे रखना होता था कि एक ही बात पूछता था कि बताइए कहाँ पढ़ा रहे हैं। अब वो बात अगर बच्चे को नहीं पता होती थी तो उस समय बच्चे को पनिशमेंट मिलती थी। ये शिक्षण विधि नहीं थी। उसके बाद बच्चे पढ़ते थे, बच्चों का ही काम था, शिक्षक का क्या है, यही काम था। बच्चे लेसन पढ़ा तो किसने पढ़ा? बच्चों ने पढ़ा। उसके बाद शिक्षक कहता है कि वो पूरी क्लास अगर पढ़ेगी, एक एक पैराग्राफ पढ़ेगी, तो एक दिन में एक लेसन हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से 15 या 16 लेसन होते थे किसी क्लास में, और पूरा का पूरे साल में पता नहीं 5-5, 7-7 बार ऐसा बोला जाता था शिक्षक के द्वारा कि सिलेबस करवा दिया गया है। अब साथियों, वर्तमान अगर दौर की हम बात करें तो वो जैसे बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ा तो उस बच्चे ने स्वयं ने है। शिक्षक का क्या इतना ही दायित्व था कि उसने निशान लगा दिए कि पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दूसरे का इतने नंबर पेज, इतने नंबर लाइन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर रहेगा। ऐसा नहीं था साथी, ऐसा प्राचीन एजुकेशन में था, वर्तमान एजुकेशन में नहीं था। वो बच्चा सीख सकता था। एक बच्चे को मैथ नहीं आ रहा क्योंकि उस समय RT 2009 नहीं लगी थी और RT 2009 की धारा 17 भी नहीं थी, इसलिए वो बच्चा स्वतंत्र नहीं था। आज बच्चा स्वतंत्र है। आज बच्चे को जो एजुकेशन दी जाती है वो बच्चा अच्छे तरीके से, आज बच्चे को मैथ भी आता है, आज बच्चे को इंग्लिश भी आती है, हर विषय के अंदर अपने आप की पहचान आगे बनाता हुआ चल रहा है। उस समय उस बच्चा, एक मान के चलिए एक क्लास में एक बच्चा है जिसको मैथ नहीं आ रहा, वो मैथ नहीं आ रहा, शिक्षक आता उसे पनिशमेंट देता है। केवल कोई शिक्षण विधि नहीं थी, किसी भी शिक्षण विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, केवल और केवल पनिशमेंट दी जाती थी। हाथ में डंडा होता था, शिक्षक उसी का सहारा लेता था।
पाठ पढ़ा तो बच्चों ने पढ़ा, निशान लगवाए, शिक्षक ने दूसरे दिन होमवर्क करके लेकर के आते हैं, होमवर्क बढ़ जाता था। होमवर्क से हर घरों में अनपढ़ जो माता पिता होते हैं वो देखते हैं और वो कहते हैं कि जब बच्चा होमवर्क कर रहा है तो उसके माता पिता सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कुछ याद नहीं कर रहा, वो कुछ लर्न नहीं कर रहा, और जब तक लर्न नहीं करेगा तो वो उसके मस्तिष्क में वो बातें नहीं जाएगी, और जब तक नहीं जाएंगी तो वो पढ़ा हुआ उसका बेकार है। अब बच्चा एक मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि क्लास में एक बच्चा है और उसको मैथ नहीं आ रहा। अब क्लास में बच्चे को मैथ नहीं आ रहा तो साथियों एक शिक्षक आता है और उसको कहता है कि खड़ा हो जा, उसको निशाना बना लेता है, आता है रोजाना पीट करके चला जाता है। चलो मान लेते हैं एक दिन पीटने से आ जाता, 2 दिन पीटने से आ जाता, 3 दिन पीटने से आ जाता, पूरी साल वो बच्चा उस टीचर की पिटाई का शिकार हुआ लेकिन उसे मैथ नहीं आया। अब आप लोग बताइए कि कई तो बच्चे ऐसे हैं जो एक स्कूल में 6-6 साल पढ़े हैं, उनको मैथ नहीं आया, टीचर पीटता रहा लेकिन फिर भी उनको नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे कोई शिक्षण विधि नहीं थी। अब आप लोग ये अनुमान लगाओगे कि एक बच्चा उसको पीटने से आ जाएगा। आज तो पनिशमेंट नहीं दी जा रही स्कूलों में, लेकिन फिर भी बच्चे अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। तो कुछ हमारा स्वरूप ही ऐसा रहा है। बच्चों को पहाड़े बुलाए जाते थे, बच्चे ज़ोर ज़ोर से पहाड़े बोल रहे हैं। अब ज़ोर से बोलने से थोड़ी इतना में अपने आप आ जाएंगे। पूरी साल कई साल बच्चों ने पहाड़े बोले, लेकिन बच्चे पहाड़ों में आकर के फिर अटक जाते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई शिक्षण विधि नहीं थी। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं उन शिक्षण विधियों की, कि जो शिक्षण विधियों पे आधारित हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान जो चल रहा है वो किस रूप में चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। तो हमारा जो स्वरूप रहा है वो शिक्षा मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान की एक शाखा, सर्वोच्च शाखा जिसका नाम शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान 2 चीज़ों पे कार्य करता है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों पे और शिक्षण विधियों पे। जो अवस्थाओं की क्लास है वो कई पीछे मैंने बीच में रख दिए वो क्लासें, क्योंकि वो कई बच्चों की ऐसी कमेंट आए कि वो जो कक्षाएँ हैं उनको पहले क्लास में करवाया हुआ है, तो नए बच्चे हैं उनको दोबारा से करवा दिया जाएगा और इससे आगे की कड़ी में हम शुरू कर रहे हैं। बाकी अवस्थाओं की क्लास ये जैसे ही हमारी विधियाँ पूरी होंगी, क्योंकि ये बाकी था उसमें, जैसे ही हमारी विधियाँ पूरी होंगी तो हम वो अवस्थाओं वाला दोबारा से शुरू कर देंगे। देखिए साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में हम चर्चा करें, या मैं कहूँ शिक्षा मनोविज्ञान की विधि, हमारा जो विषय है यही है, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। इन विधियों की अगर हम चर्चाएं करें तो इन विधियों को 2 रूपों में रखा जाता है। इन विधियों को 2 रूपों में रखा जाता है। एक तो है आत्मनिष्ठ विधियाँ, पहली है आत्मनिष्ठ विधियाँ और दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। पहली है आत्मनिष्ठ विधियाँ, दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। विधियों को 2 रूपों में रखा जाता है। आत्मनिष्ठ विधियों में देखिए, इसमें पहली को हम पढ़ते हैं अंतः दर्शन विधि, दूसरी इसमें पढ़ते हैं गाथा वर्णन विधि। पहली है अंतर्दर्शन विधि, दूसरी है गाथा वर्णन विधि। और वस्तुनिष्ठ में हम पढ़ते हैं, देखिए आत्म चरित्र लेखन विधि, नहीं सॉरी, वस्तुनिष्ठ में देखिए बहिर्दर्शन विधि,
जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, खेल एवं ड्रामा विधि, और इसके बाद में मैं बात करूं बहिर्दर्शन विधि, जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, खेल एवं ड्रामा विधि, और उसके बाद में अगर हम इसमें जोड़ें ये मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ भी, इसमें वस्तुनिष्ठता का कहीं ना कहीं उसमें गुण रहता है मनोविश्लेषणात्मक विधियों में। अगर इनको हम अलग रूप में पढ़ें, व्यक्तित्व में हम पढ़ेंगे इनको अलग पढ़ें तो हम यहाँ कहेंगे कि वैज्ञानिक विधि भी इसी में शामिल होती हैं। अब साथियों, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, पहली है आत्मनिष्ठ विधियाँ, दूसरी कौन सी है, वस्तुनिष्ठ विधियाँ। इन विधियों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।